हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ, जिसका थर्ड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 3 वीडियोस और आ चुके हैं, जो कि एक वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने मीनिंग, नेचर, स्कोप पढ़ा था कंपनी का, और जो सेकंड चैप्टर था वो 2 पार्ट में हमने कवर किया है, जो था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ या काइंड्स ऑफ कंपनीज़। उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, वो दोनों पार्ट हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, अगर आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है। इसके अलावा आप अगर सेमेस्टर्स मतलब अगर आप स्टूडेंट हो ऑलरेडी एमकॉम के, तो अगर आपके सिलेबस में है ये बीकॉम एमकॉम के सिलेबस में है ये कंपनी लॉ, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। खासकर एमजी के वीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेकेंड ईयर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज़ दोनों में ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो अगर आप बीकॉम और एमकॉम के एंट्रेंस के लिए कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, कांटेक्ट करके। इसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो आपको कॉमर्स नेशन की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप टेस्ट सीरीज़ भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको बुक भी अवेलेबल हो जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप 11th-12th की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कोई और सेमेस्टर्स के लिए भी पढ़ना चाहते हो, तो भी आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। तो बिना कुछ देर किए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जो कि है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो पूरा एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसके अलावा 4 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि प्रमोशन स्टेज को डिफ़ाइन करिए, प्रमोटर्स की लायबिलिटी को डिफ़ाइन करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन 1-2 दिन में नहीं होता, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, 1-2 साल लग जाते हैं। तो उसको 3 प्रिंसिपल स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। प्रमोशन, आजकल मूवी तो सब लोग देखते होंगे, सब लोग देखते हैं कि मूवी जब भी रिलीज़ होने वाली होती है उससे पहले ही जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उसका प्रमोशन करते हैं। तो उसी तरह जो कंपनी है जब बनने वाली होगी तो उससे पहले कोई आइडिया जनरेट होगा, आइडिया जनरेट होके फिर देखा जाएगा कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या मतलब हमने जो सोचा है वो पॉसिबल भी है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देन उसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा उस आइडिया को, यानी तब जाके प्रमोट होगी। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। फिर जब उससे अप्रूवल मिल जाता है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जाके हम अपने बिजनेस को कमेंस कर पाते हैं, शुरू कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट है जो कि क्लियरली शो कर रहा है आपको प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो प्रमोशन के स्टेज में पहला जो है, आप आइडिया को डिस्कवर करोगे कि आखिर आपको करना क्या है, किस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन करोगे कि कहीं जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं, उसमें हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं, कितना पैसा हमको लगाना है, क्या इनकम हमारी सफिशिएंट होगी कि नहीं, पैसा, यही सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करनी। देन असेंबली करनी, यानी जो कुछ यहाँ तक हमने सोच समझ रखा है उसको हमें प्रैक्टिस में लाना है, एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के टाइम हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, फीस पेड करते हैं रजिस्ट्रार को कंपनीज़ के, जिसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बहुत सारी होती है, मेंबर्स के थ्रू, डायरेक्टर्स के थ्रू, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होगा उसके थ्रू, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको फाइल करने होते हैं। उसके बाद हम करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले प्रमोशन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोसेस, कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है कंपनी के प्रोसेस में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो
कहाँ से शुरू होता है, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया से। तो जब सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होगा, चाहे वो कंपनीज भी हो सकती हैं ना, मतलब कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा होगा, मैं डिस्कवर एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने का, डाइवर्सिफाई करने का भी आइडिया हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि सिनेमा हॉल मान लेते हैं हमको खोलना है, तो हो सकता है कि वहाँ जिस एरिया में आप खोलना चाहते हो वहाँ कोई सिनेमा हॉल ना हो, या फिर हो सकता है कि कोई एक ही सिनेमा हॉल हो जो अपनी मोनोपोली चला रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम एक सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया, डिस्कवरी हो गई आइडिया की, कि हमने सोच लिया कि हमको एक सिनेमा हॉल खोलना है। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। तो अब हमने सोच लिया है कि इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कवर की है उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, कि हम उसको एक्सप्लॉइट करने से पहले उसके बारे में जान लें कि कहीं हम कुछ गड़बड़ डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं ना। हो सकता है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, भले वो इतना फिजिबल आइडिया ना हो, लेकिन हम एकदम एक्साइटमेंट में हैं, एंथुजियाज्म में हैं, या किसी और रीज़न की वजह से हम सोच रहे हैं कि नहीं सब सही सही होगा और हम उसको खोलने के लिए तैयार हैं। तो कंटिन्यूइंग आर प्रीवियस इलस्ट्रेशन ऑफ सिनेमा हॉल, इन्वेस्टिगेशन किस रिगार्डिंग होगा, कि मतलब जहाँ पे हमको सिनेमा हॉल खोलना है तो उसके लिए जितना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड ज़रूरत है, जगह ज़रूरत है, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं, और हमें सिनेमा हॉल के लिए मतलब जो भी परमिशन चाहिए होगी, रिक्वायर्ड परमिशन, वो मिल जाएगी कि नहीं लोकल अथॉरिटीज से। मान लेते हैं हम दिल्ली में खोल रहे हैं, तो डीडीए से, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, सब जगह से हमको परमिशन मिल जाएगी कि नहीं हॉल कंस्ट्रक्ट करने की। कई बार नहीं भी मिलती है ना, जैसे रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ शोर की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से हो सकता है ना मिले। हाउ मच कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी कैपिटल की हमें ज़रूरत होगी, कितनी हम इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्या जो हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न दे सकेगी कि नहीं, यही सारी इन्वेस्टिगेशन हमको करनी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, असेंबली करते हैं, क्योंकि हमने जो डिस्कवर किया आइडिया, फिर इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी वायबिलिटी देख ली, वायबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ देख ली। अब हम स्टेप्स लेंगे उस आइडिया को प्रैक्टिस में लाने का, जिसमें कि हम लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, पेटेंट करवाएंगे, ठीक है, कॉपीराइट करना होगा जैसे अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेज पे प्रमोटर्स, एसोसिएट जो होंगे, अदर पर्सन्स होंगे, जो चाहे वो फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में क्यों ना काम करें, उनको भी साथ में लेना होगा, ठीक है। द प्रमोटर्स एंटर्स इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, जैसे लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, और भी चीज़ें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, वो सारे चीज़ें हम देखेंगे फॉर द असेंबली ऑफ द नेसेसरी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ टू रन द कंपनी। इसके बाद प्रमोटर्स की बारी आती है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। देखिए, जिन्होंने आइडिया की डिस्कवरी की है, इन्वेस्टिगेशन की है, असेंबली कर रहे हैं, वही प्रमोटर्स कहलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे क्या बोला गया कि द पर्सन हु ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, जो उनको चलाने वाली स्थिति तक लेके, जब से कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करती है वहाँ तक लेके आने में हाथ प्रमोटर्स का ही होता है, उनको प्रमोटर्स जानते हैं। जो प्रमोटर नाम है, जो टर्म है, वो लॉ का टर्म नहीं है, बिजनेस का टर्म है। यहाँ पे बोला गया प्रमोटर मतलब किसी को प्रमोट करना से ही निकला हुआ है, यूजुअली समिंग अप इन अ सिंगल वर्ड अ नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फैमिलियर टू अ कॉमर्शियल वर्ड बाय विच अ कंपनी इज जनरली ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब वो सारे फंक्शंस वो प्रमोटर परफॉर्म करता है जिससे कि एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है, ठीक है। तो बोला गया कि अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु डिस्कवर्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसने प्रमोशन के तीनों काम किए वही प्रमोटर है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर किया, इन्वेस्टिगेट किया, और देखता है कि अब उसको एग्जीक्यूट करके कि अब कंसर्न चल रही है हमारी, वो कंपनी चलने लगी है। तो लाइबिलिटीज़ कुछ होती हैं प्रमोटर्स की, मतलब इतना काम भी करते हैं प्रमोटर्स, उसके बाद उनकी लाइबिलिटी भी बहुत सारी एक्सप्लेन कर दी जाती है। तो पहली जो लाइबिलिटी है वो है लाइबिलिटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन के स्टेज में, यानी जब वो आइडिया डिस्कवर कर रहे हैं या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे वो सारे उनको डिस्क्लोज करने होंगे, ये उनकी ड्यूटी होती है। अगर मतलब चाहे कोई भी प्रॉफिट उन्होंने मेड किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्लॉट खरीदने में, बेचने में, जो भी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको डिस्क्लोज करनी होती हैं। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, इन केस द प्रमोटर्स फेल्स टू डू सो, द कंपनी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती है और प्रमोटर्स को के ऊपर केस भी कर सकती है कि जो भी मनी उसको पे की गई है वो वापस करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स उनको डिस्क्लोज करने होंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स को करे या फिर
शेयर होल्डर्स को करें, उनको डिस्क्लोज करने होंगे। इसके अलावा कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अगर वो अर्न करते हैं तो उसको भी उन्हें रिटर्न करना होगा एज अ कोरोलरी, मतलब कि इसके साथ साथ में जैसे फुल डिस्क्लोजर करना ही है, इसके साथ साथ अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहा है तो उसे भी आपको कंपनी को रिटर्न करना होगा। इसके लिए भी एक केस लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि इट शुड बी नोटेड दैट द लॉ डज नॉट प्रोहिबिट द प्रमोटर्स फ्रॉम मेकिंग एनी प्रॉफिट, यानी ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिट कर रही है कि आपको प्रॉफिट मेक ही नहीं करना है, यानी प्रॉफिट अर्न ही नहीं करना है। प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज कर देनी है, और इसके साथ साथ जो आप सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो रिटर्न भी कर देना। बट द प्रमोटर शुड डिस्क्लोज फुल्ली एनी प्रॉफिट मेड टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टू द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, यानी जो भी इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहला फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था या तो उसको आप डिस्क्लोज कर दो, या जो होने वाले शेयर होल्डर्स हैं उनसे कुछ शुरू में जो कंपनी जब बनने वाली होती है तो कुछ शेयर्स इशू करके वो पैसे जुटाती है तो उनको बता सकते हो। एज सच डिस्क्लोजर मेड टू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ मेयर नॉमिनीज ऑफ द प्रमोटर्स एज वाज द केस इन द अबव डिस्प्यूट शैल नॉट बी गुड, यानी कि हो सकता है कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ही किसी नॉमिनी को बना दिया होगा, अगर उसको आपने डिस्क्लोज किया है चीज़ें तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, मतलब उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको किसी दूसरे को ये बताना होगा। इसके बाद लाइबिलिटी फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अगर आप मतलब कंपनी के फॉर्म होने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे लैंड खरीदते हो या बिल्डिंग खरीदते हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें लाइबल फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिम बिकॉज सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्योंकि कंपनी तो उस समय तक फॉर्म ही नहीं हुई थी, इसलिए कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स में। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट या फ्रॉड होता है तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगी, क्योंकि उस समय कंपनी नहीं थी, इसलिए वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो रेटिफाई नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि कंपनी जो प्रमोटर्स होंगे वो लाइबल नहीं होंगे तब जब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कंपनी ने खुद अडॉप्ट कर लिए होंगे या फिर कोई स्पेशली एनफोर्स करा दिए जाएंगे। कोर्ट एक स्पेशल रिलीफ एक्ट होता है 1963 का, अगर उसको एनफोर्स करा दिया गया तब प्रमोटर लाइबल नहीं होगा पर्सनली। इसके बाद है लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, तो प्रॉस्पेक्टस जो इशू किया गया है शेयर्स इशू करने के लिए, मतलब शेयर कैपिटल एक्वायर करने के लिए, उसमें अगर कोई मटीरियल फैक्ट का ओमिशन है या मिस स्टेटमेंट किया गया है और उस प्रॉस्पेक्टस को ट्रू मान के जिन भी लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हैं या उन्होंने जो भी लॉसेस इनकर किए हैं या डैमेजेस इनकर किए हैं, उन सबको जो प्रमोटर्स हैं वो पर्सनली लाइबल होंगे, क्योंकि उनके कहने पर ही मतलब प्रॉस्पेक्टस बनाया गया था। तो इन केस द प्रमोटर इज गिल्टी ऑफ ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन द प्रॉस्पेक्टस, ही शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 36 बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन, सबको देगा जिनको भी लॉस या डैमेज इनकर हुआ है, ठीक है, ये बोल दिया गया। प्रमोटर को बोला गया द प्रमोटर में ऑल्सो बिकम लाइबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो ये तो आपकी सिविल लाइबिलिटी थी, इसके अलावा क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आपकी बनती है, यानी आपको जेल वगैरह भी भेजा जा सकता है अगर आपने गलत मिस स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉस्पेक्टस इशू किया है और उसके थ्रू लोगों को कोई इंजरी या कोई डैमेज हुआ है तो। इसके अलावा लाइबिलिटी इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप के केस में भी प्रमोटर्स की लाइबिलिटी बनती है। ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर, मतलब जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया वो ये फाइंड आउट करता है कि प्रमोशन के टाइम में कुछ फ्रॉड्स हुए थे। द ट्रिब्यूनल में मेक अ प्रमोटर लाइबल फॉर मिसफेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय हिम इन द प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। उस समय जो भी अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है तब भी प्रमोटर को पर्सनली लाइबल बनाया जाएगा, ठीक है। और बोला गया है कि जो ट्रिब्यूनल है वो आपसे पेनाल्टी भी ले सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है कि आप प्रमोटर को 5 साल के लिए डायरेक्टर या किसी प्रमोशन फॉर्मेशन में पार्ट लेने से भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर उस प्रमोटर को गिल्टी पाया जाता है किसी भी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट में, ठीक है। इसके बाद रेम्यूनरेशन की बात की गई है प्रमोटर्स की, तो ऐसे तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं होता है, नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन फॉर प्रमोटिंग द कंपनी, जब तक कि कंपनी एग्रीज नहीं होती है कुछ किसी भी पेमेंट के लिए इनकॉर्पोरेशन के बाद, ठीक है। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रमोटर जो है वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकता है कि नहीं आप हमारे जो हमने लैंड मशीनरी बिल्डिंग खरीदी है उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप हमको पैसे दो, हमको रिकवरी दो या फिर रेम्यूनरेट करो। हाउएवर इट इज़ यूजुअल टू रीइंबर्स रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड पे रेम्यूनरेशन टू द प्रमोटर्स, लेकिन ये भाई यूजुअल है कि लोग क्या करते हैं रीज़नेबल एक्सपेंसेस जो है वो रीइंबर्स कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया होता है उसको एग्जिस्टेंस में लाया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है मतलब
किसी भी तरीके से प्रमोटर्स को पे किया जाना है तो किस तरह आप पे कर सकते हो। यानी प्रमोटर क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है प्रॉफिट पे जो उसने खरीदी है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश के लिए, या फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स उसको आप दे सकते हो, ठीक है, एंड मेक अ प्रॉपर डिस्क्लोजर अबाउट इट, ठीक। फिर इसके बाद ही मे बी पेड अ लमसम बाय द कंपनी, कंपनी उसको लमसम अमाउंट पे कर सकती है। उसको ऑप्शन दिया जा सकता है सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एट पार खरीदने का। ही मे बी गिवन कमीशन ऑन द शेयर्स सोल्ड, तो जो भी उसके थ्रू शेयर्स सोल्ड हुए हैं उन पे कमीशन भी उसको मिल सकता है। और एक चीज़ बोली गई कि जो भी रेम्युनरेशन का मेथड फॉलो किया जाएगा या प्रमोटर्स को जैसे भी पे किया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इस तरह प्रमोटर्स को पे किया गया है, ठीक है, अगर कोई भी रेम्युनरेशन पे किया गया है। और ये कब होना चाहिए, प्रॉस्पेक्टस जब इशू हुआ है 2 साल पहले अगर कोई भी उसको पे किया गया है तो। जैसे प्रॉस्पेक्टस मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2018 को अगर पे किया, मतलब इशू किया गया है, और 2016 अप्रैल में अगर उसको ये रेम्युनरेशन दिया गया था तो इस प्रॉस्पेक्टस में नोट करना होगा। अगर इससे पहले का था तब आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, यानी प्रमोटर्स को हम क्या माने, ट्रस्टी माने, एजेंट माने, या मेंबर माने, शेयर होल्डर माने, क्या मानेंगे। तो प्रमोटर जो है वो ना ही कोई ट्रस्टी है ना ही एजेंट है कंपनी का विच ही प्रमोट्स। हावेवर लॉ जो है एक फिड्यूशरी ड्यूटी उसके ऊपर इम्पोज कर देती है, यानी एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप उसका हो जाता है कंपनी से, यानी बना हुआ रिलेशनशिप, ठीक है। ही मस्ट नॉट मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, बोल दिया गया कि भाई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, आपको पूरा डिस्क्लोजर करना होगा, ठीक है। लेकिन लॉ वही है, उसको प्रोहिबिट नहीं करती, आप प्रॉफिट बना सकते हो लेकिन उसको वापस करना होगा। जो ओनली थिंग है दैट ही शुड डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और टू द शेयर होल्डर्स एज अ बॉडी। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही पोजीशन होती है प्रमोटर की। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आप कट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पे। अब हम आ जाएंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होता है, ठीक है। बोला कि आफ्टर द प्रमोशन ऑफ कंपनी इज कंप्लीट, प्रमोशन हो गया, डिस्कवरी हो गया, आइडिया का ये सब हो गया, ठीक है। प्रमोटर्स के बारे में हमने जान भी लिया, तो अब हमको क्या करना है, प्रमोटर्स को फॉलोइंग स्टेप्स करने होते हैं कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। पहले तो हमें देखना है कि जो हमने कंपनी का नाम सोचा है, मान लेते हैं कि हमने मान लेते हैं कुछ भी नाम सोच रखा है, वो क्या हमें अवेलेबल है कि नहीं उस नाम की। अगर पहले से कोई कंपनी होगी तो हमें वो नाम नहीं मिलेगा। तो एन एप्लीकेशन हैज़ टू मेड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस टू द रजिस्ट्रार। कंपनी का प्रपोज नेम जो है वो लेने के लिए, अवेलेबिलिटी जानने के लिए फीस के साथ फॉर्म भर के देना होगा, ठीक है। फिर रिजर्वेशन ऑफ नेम, अगर वो नेम अवेलेबल है तो उसके लिए भी हमको एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक। इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम हो जाएगा, यानी रिजर्व हो जाएगा नेम। कब बोला गया, रजिस्ट्रार में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और सच अदर पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो 20 दिन के लिए वो नेम आपके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, यानी तब तक अगर कुछ दिक्कत नहीं पाई जाती है तो 20 दिन के बाद फिर आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और फॉर चेंज ऑफ इट्स नेम बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तब तक अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देती तो फिर तब तक के लिए आपको 20 दिन के लिए आपका वो नाम हो चुका है। अगर उस बीच में कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो उस नाम को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देती है या कुछ करती है, तब तक द रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। तो जब से अप्रूवल मिला है तो 60 दिन के लिए आपको वो नाम अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब दे दिया जाएगा। फिर अगर आपने उस एप्लीकेशन में कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे। तो अगर कंपनी जो है वो अगर देख लिया गया कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो अगर तब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो रिजर्व नेम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और जिस भी पर्सन ने एप्लीकेशन दी थी उसको लाइबल कर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक की इससे पेनल्टी भी ली जा सकती है। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है, तो
रजिस्ट्रार भाई उसको केस करने की यानी सुनने की मतलब अपॉर्चुनिटी देता है कि चलो ठीक है तुम अपनी बात भी कह लो, ठीक है। तो आइदर डायरेक्ट कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि अपने नेम चेंज करो 3 मंथ के अंदर अंदर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, या फिर बोल सकता है कि भाई टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तुम अपना नाम चेंज करवा लो, मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और कंपनी बंद करने के लिए भी पिटीशन दे सकता है। द रजिस्ट्रार शैल नॉट अलॉट द अप्रूव नेम टू एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, यानी अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है उसको कि हाँ दी है, तब भी वो जो नेम था वो 60 दिन के अंदर वो किसी और को अलॉट नहीं कर सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रार के साथ कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल फाइल करना होता है। डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, डिक्लेरेशन क्या आपको देना है कि आपका वकील कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, ठीक है, जो भी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सबके नाम के साथ में प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम डिक्लेरेशन सबका साइन वाइन करवा के देना होगा। और डिक्लेरेशन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपकी शेयर कैपिटल के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है उनका भी डिक्लेरेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। जो सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम के हैं फ्रॉम पर्सन नेम एट द फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, वो फिर अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह पाया जाएगा तो वो सारे लोग ही लाइबल होंगे उसके लिए, ठीक है। इसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी अभी जब तक रजिस्टर ऑफिस नहीं इस्टेब्लिश हुआ है तब तक के लिए पत्राचार का पता क्या होगा। पर्टिकुलर्स ऑफ नेम्स, यानी जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनका नेम, उनका सर नेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, और भी जो अदर पर्टिकुलर्स हैं जो ज़रूरी हैं उसके लिए वो भी आपको देने होंगे, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर के भी पर्टिकुलर्स देने होंगे, उसका नाम क्या है, सर नेम क्या है, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, और भी जो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। इसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर का जो भी इंटरेस्ट है उसके बारे में भी आपको देना होगा, मतलब आर्टिकल में जो भी उसका इंटरेस्ट दिया गया है कि हाँ वो ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पर्टिकुलर्स भर के देना होगा। रजिस्ट्रार टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब क्या करेगा थर्ड फेज में, मतलब थर्ड स्टेप क्या है, रजिस्ट्रार जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फाइल किए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, उन बेसिस पे आपको शैल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन इन द रजिस्टर एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इशू कर देगा, ठीक है। तब से आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट मान ली जाएगी। इसके बाद 4th नंबर पे अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है वैसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होगा यहाँ पे मिलेगा। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे आपको एक नंबर इशू हो जाएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, which shall be a distinct identity for the company which shall also be included in the certificate, सर्टिफिकेट में भी लिखा होगा और आपको इशू किया जाएगा, यानी किसी उस कंपनी का रेफरेंस लेने के लिए अगर किसी को मतलब उसके ऊपर केस करना है तो उस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, जो भी आपने रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उनकी कॉपी भी आप रखोगे अपने पास जब तक आपकी कंपनी डिसोल्यूशन के स्टेज पे नहीं पहुंचती है। इसके बाद पेनाल्टी भी है, अगर जो भी आपने पर्टिकुलर्स दिए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ मिस स्टेटमेंट होगा, कुछ फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए आप पेनाल्टी के लिए भी लायबल होंगे। लायबिलिटी कौन सी बन सकती है इनकॉर्पोरेशन के समय, जैसे कोई कंपनी है उसने फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो उसको लायबिलिटी देनी पड़ सकती है, मतलब उसकी लायबिलिटी होगी पेनाल्टी की। इसके बाद 8th नंबर पे क्या है, ट्रिब्यूनल की पावर कि वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, तो वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, बोल सकता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करिए या कंपनी का नाम चेंज करिए, एक वाइंडिंग अप के लिए भी ऑर्डर दे सकता है, या कोई भी जो भी उसका मन करेगा वो ऑर्डर दे देगा। लेकिन ये सब करने से पहले कंपनी को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने बात रख सके आगे, और द ट्रिब्यूनल जो है वो शायद टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, यानी ट्रिब्यूनल देखेगा कि उसने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, किससे क्या खरीदा है, कहाँ पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें भी देखेगा ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये हो गई आपकी इनकॉर्पोरेशन की स्टेज, यानी टोटल 8 स्टेप्स हैं जिसमें कि आपके रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है सब पॉइंट्स, ठीक है।
तो ये 14 नंबर में क्वेश्चन पूरा का पूरा आ सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद से आपकी कंपनी अब क्या क्या चीज़ें कर सकती है। तो बोला गया कि इनकॉर्पोरेशन आपका हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, अब जो जो मेमोरेंडम में आपने लिखा है वो सारे फंक्शंस आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेट कंपनी। जो भी वो एक इनकॉर्पोरेट कंपनी कर सकती है वो आप भी कर सकते हो, यानी अब आपके पास परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, ठीक है, और आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो, यानी बेच सकते हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो। इसके अलावा आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, किसी को भी स्यू कर सकते हो, और आपके ऊपर भी कोई भी स्यू कर सकता है। तो इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या है कि आपकी लीगल एग्जिस्टेंस में आ गए हो, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो ये है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो ये यहीं पे वाइंड अप होता है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी हम लोगों को, जो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं था, आधे घंटे में हमने कवर कर लिया, इसलिए इसका एक ही पार्ट में हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि होगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक